गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप देख सकते हो। बीएसटीसी सेकंड क्लास जो डीईएलईडी के नाम से जाना जाता है, इसी के माध्यम से जाना जाता है। और अपने हिसाब से जो डीईएलईडी बीएसटीसी सेकंड ईयर, इसका टॉपिक हम करते हैं आज। जो टॉपिक रहेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के तौर पर जो सिलेबस करवाने के बावजूद भी अपने कॉलेज के अंदर कुछ सिलेबस बकाया रह जाता है, वो आज हम करते हैं, वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन किस बात पर आधारित होता है कि एक देखा जाए स्टूडेंट का मूल्यांकन करना कि इसका शिक्षा के प्रति लगाव या नॉलेज कितना है, वो एक हम मूल्यांकन के तौर पर देख सकते हैं। एक मूल्यांकन होता है परिणात्मक, एक नंबर होता है परिणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन के अंदर आ जाता है जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा या संस्था के द्वारा पेपर तैयार करके विद्यार्थियों से टेस्ट लिया जाता है या पेपर करवाया जाता है, उसका आंसर विद्यार्थी लिखते हैं। तो उसका जैसे हमने 80 नंबर का या 100 नंबर का पेपर ले लिया, 100 नंबर का ले लिया, तो उसके अंदर विद्यार्थी का 80 नंबर आ जाता है, तो एक मूल्यांकन हो जाता है। विद्यार्थी का हमें पता चल जाता है कि इस कक्षा के अंदर इतने विद्यार्थियों का मूल्यांकन हुआ, तो इसके हिसाब से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में कौन से विद्यार्थी आ रहे हैं, तो उसका एक मूल्यांकन हो जाता है। दूसरा आता है मात्रात्मक, 2 नंबर मात्रात्मक मूल्यांकन। 2 नंबर क्या हो गया? मूल्यांकन। तो इसके अंदर मात्रात्मक मूल्यांकन होता है जो एक संस्था के द्वारा कहीं भी हम इंटरव्यू के दौरान जाते हैं या कोई एडमिशन के लिए वहां पर जाते हैं, एक इंटरव्यू के दौरान वहां पर एक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे 20 नंबरों का इंटरव्यू है, उसके अंदर आपके 18 या 17 नंबर आ जाते हैं, तो वहां पर एक आपका मूल्यांकन हो जाता है, वो आ जाता है मात्रात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के तौर पर देखा जाए तो एक अध्यापक के लिए थोड़ा सरल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस जानने के लिए, इसका अनुभव जानने के लिए, या उस डिग्री को हासिल करना चाहता है, कोई क्लास में हासिल करना चाहता है कुछ, तो उसका पता चल जाता है कि उसको कितना नॉलेज है नहीं, उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के तौर पर अब आगे हम बात करते हैं परिचय। परिचय के अंदर बात आ चुकी है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का बहुत महत्व है। क्या है? मूल्यांकन का बहुत महत्व है। मूल्यांकन के महत्व का स्पष्ट पता उस वक्त चलता है जब मूल्यांकन के तरीके और मानदंडों में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि एक विद्यालय के अंदर समझ भाषा को मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। क्या माना जाता है? कि एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। उसके अनुसार उस समय दिए गए पाठ या विषय वस्तु में की गई बातों को या दोहराई गई बातों को समझने की क्षमता का मूल्यांकन करना भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत बन जाएगा। उसी के अनुसार ही वहां पर लेकिन किसी दूसरे विद्यालय में विषय वस्तु के हिसाब से जो विश्लेषण करना भाषा के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पहलू मान लिया जाता है, उसी के अनुसार तो मात्रा समझ से बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें मात्रा के हिसाब से हमें पता नहीं लगा सकते। हम उसके 2 तरीकों से देखेंगे, तो उसके अनुसार उसका परिचय देखेंगे, तो हमें मूल्यांकन अच्छी तरह वो समझ में आ जाता है। इसके अनुसार देखा जाए पहले विद्यालय और दूसरे विद्यालय में भाषा को पढ़ने लिखने और समझने के हिसाब से वहां पर मूल्यांकन की रूपरेखा बनाते समय
किसी शिक्षिका या शिक्षक के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि भाषा मूल्यांकन की रूपरेखा बनाते समय किसी शिक्षक या शिक्षिका के सामने भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से आते हैं, मूल्यांकन के पैमाने, तरीके तथा रणनीतियों पर उनका असर रहता है। भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न पैमाने तथा रणनीतियों की अपेक्षा होती है। उसी के अनुसार वहां पर किसी शिक्षिका या शिक्षक के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि भाषा के किसी कौशल के पहलुओं के मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। उसी के हिसाब से हम उसको अच्छी तरह जान सकते हैं कि मूल्यांकन क्या चाहिए। कि अलग अलग कौशलों के लिए मूल्यांकन के लिए भिन्न बिंदु होते हैं, कि अलग अलग कौशलों के लिए अलग अलग भिन्न बिंदु होते हैं, जो अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। अंदर बिंदुओं को पहचानने में जितनी स्पष्टता होगी उतनी स्पष्टता के साथ उनके अवलोकन के बिंदुओं को पहचाना जा सकता है। जो मूल्यांकन के तौर पर उसका अवलोकन करते हैं उसके बिंदु को पहचाना जा सकता है। भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न पैमाने तथा रणनीतियों की अपेक्षा होती है। उसी के अनुसार वहां पर इसका परिचय बिंदु में हो जाता है। और इसका थोड़ा अलग और देखा जाए, इसके हिसाब से समझा जाए कि मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षिका या शिक्षक ने विद्यार्थियों की क्षमता है उसकी जांच ली है कि नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के अनुसार वहां पर उसका बारीकियों को समझना, या जो छोटी छोटी की बारीकियों के विद्यार्थियों का पता लगाना, उसके अनुमान परीक्षा के माध्यम से लगाना, ताकि उसको वो सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, एक उसकी मदद मिलती है कि नहीं मिलती। एक मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को विषय के गहरे जो पढ़ने में सहायक होती है, जो गहरे के कारण उसमें होती है। क्योंकि परिणात्मक और मात्रात्मक जो बातें बताई गई है आपको मूल्यांकन के तौर पर, उसको समझने में बहुत सारा समय हो जाता है। उसके हिसाब से हम आज का उद्देश्य के हिसाब से देखा जाए, मूल्यांकन के तौर पर परीक्षा हमने पढ़ लिया, मूल्यांकन के बारे में जान लिया। और उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की विभिन्न उपकरणों और रणनीतियों के बारे में जानना क्या है, इसकी अलग अलग उपकरणों के हिसाब से अलग अलग रणनीतियां होती है कि प्रश्न के हिसाब से कैसा बनेगा या रणनीतियां कैसे बनाएंगे, उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। एक उद्देश्य के तौर पर एक इसके जो रणनीतियां बनाई गई है, रणनीतियां प्रायोजना के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र की तैयार करके एक मूल्यांकन के तौर पर विद्यार्थियों के सामने रखेंगे। उसका मूल्यांकन विद्यार्थी के हिसाब से पता चलेगा कि उसका मूल्यांकन कितने बार आ जाता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है, इसके हिसाब से उसका मूल्यांकन हो जाता है। नंबर 2 आ जाता है उद्देश्य, एक तो हो गया, दो हो जाता है हिंदी भाषा के विभिन्न कौशलों के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में समझ बनाना। क्या है, हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में समझ बनाना। जो हिंदी के अलग अलग पहलू होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग जो पहलू होते हैं, उसको एक आसानी तरीके से मूल्यांकन के तरीके में उसको एक समझेंगे कि ये पहलू किस आधार पर या किस ढाल में बनाया गया है। उसको एक सांख्यिकीय रूप में देखा जाए या उसको क्रम के हिसाब से देखा जाए तो उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके एक मूल्यांकन के तौर पर, उद्देश्य के तौर पर हम उसको अच्छी तरह मान सकते हैं। नंबर 3 में क्या बात आ जाती है उद्देश्य के अनुसार कि एक मूल्यांकन के बिंदुओं की पहचान करने की समझ बनाना। जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं की पहचान करने की समझ बनाना। जो मूल्यांकन के तौर पर हम उसके अलग अलग पहलू हैं, पहलुओं को जानने के लिए बिंदु किस हिसाब से बनाए गए, जो टॉपिक है वो किस हिसाब से वहां पर बनाए गए, तो उसकी हम पहचान किस तरह करेंगे, उसका अनुभव किस तरह करेंगे। जो उसका एक टेस्ट के हिसाब से या उसकी पहचान करने के लिए उसकी बारीकी खोज करेंगे। जो छोटी छोटी खोज के हिसाब से वहां पर उसका
समझ का पता लगाएंगे तो हम उसकी अलग अलग बिंदुओं के बारे में हमें पता चलेगा कि उसके जैसे के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर आगे नंबर 4 मूल्यांकन हेतु। नंबर 4 में क्या बात आ जाती है? मूल्यांकन हेतु साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों को समझ पाना। जो अलग अलग साक्ष्य हैं, जो अलग अलग साक्ष्य हैं उसके तरीके किस हिसाब से हैं, उसके तरीकों को हम आसानी पूर्वक मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या उसके तरीके हिसाब से उसके बिंदु की पहचान अच्छी तरह कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक बारीकी के हिसाब से करेंगे, या उसके एकत्र करने के जो हमारे पास विचार या संबंध है उसके हिसाब से हम उसके साक्ष्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर आगे का टॉपिक जैसे अपन होने के बाद तत्व मूल्यांकन के उपकरण एवं तरीके, तत्व मूल्यांकन के उपकरण एवं तरीके, इसके अंदर क्या बात आ जाती है कि इसके अंदर मूल्यांकन की प्रक्रिया किसी फैसले को सुनाने की प्रक्रिया के समक्ष होती है। जो कोई भी फैसला होता है या कोई रिजल्ट होता है वहां पर संस्थान के अंदर या कहीं बाहर समाज के अंदर सुनाया जाता है तो एक मूल्यांकन के उपकरण और तरीके के अंदर ये बातें आ जाती है, जो आपको एक सारणी के माध्यम से उपकरण और तरीके अगर नेक्स्ट के अंदर आपको करवाएंगे कि उसके तरीके और उपकरण किस हिसाब से वहां पर समझाए जा सकते हैं, उसके उपकरण है वो किस हिसाब की इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो एक रिजल्ट के माध्यम से वहां पर इसका नतीजा आ जाता है कि इसमें शिक्षक और शिक्षिका किसी न किसी के रूप में विद्यार्थी के बारे में गुणात्मक निर्णय देते हैं। जो क्या है? गुणात्मक निर्णय देते हैं। तो गुणात्मक निर्णय क्या होते हैं? एक बढ़ती शिक्षा के अनुसार वहां पर अलग अलग एक इसमें कितने के गुण हो सकते हैं या इसमें कितनी कक्षाएं के हिसाब से वहां पर इसके निर्णय लिए जा सकते हैं, इसके हिसाब से उसका मूल्यांकन अच्छी तरह हो पाता है। और इसके बारे में ये निर्णय सीखने के किन्हीं मानकों के सापेक्ष होते हैं, क्योंकि जो अलग अलग मानक होते हैं जो सीखने के, जो अलग अलग निर्णय होते हैं, जो अलग अलग तरीकों के हिसाब से अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, तो इस निर्णयों के दो मकसद होते हैं। पहला, विद्यार्थी को उसके विकास के बारे में पृष्ठपोषण देना, क्या होता है? पृष्ठपोषण देना, तथा दूसरा, सीखने में किन्हीं मानकों के सापेक्ष उसके विकास के बारे में गुणात्मक टिप्पणियां देना। जो अलग अलग बातें बताई जाती है उसके हिसाब से वहां पर अलग अलग जो टिप्पणियां हैं वो वहां पर बताएंगे या नहीं बताएंगे, इसके हिसाब से वो एक सरल तरीका हो जाता है, ताकि तार्किक पृष्ठपोषण तथा टिप्पणियों के हिसाब से वहां पर एक साक्ष्यों का होना अपेक्षित है। साक्ष्य के हिसाब से उसका अलग अलग दो भागों में बांटेंगे, उसके हिसाब से उसका साक्ष्य होना वहां भी जरूरत होता है ताकि उसका मूल्यांकन अच्छी तरह उसका रिजल्ट आ सके। इसके बाद में क्या बातें आ जाती है कि इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को साक्ष्यों को जुटाना एक आवश्यकता तथा चुनौती दोनों ही है, क्योंकि साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए एक उपकरणों के माध्यम से तथा तरीकों के उपयोग की पहचान की गई है। उपकरण तरीके जो निम्न प्रकार है वो आपको इसके हिसाब से बताएंगे। उपकरण और तरीके जो अलग अलग बातें बताई गई है, उपकरण के अंदर अलग बातें बताई गई और तरीकों के अंदर अलग बातें बताई गई। इसके अंदर अलग से उपकरण, इसमें आ जाते हैं तरीके, जो एक सारणी के हिसाब से हम करते हैं तो एक करने में आसानी हो जाती है ताकि इसमें कोई समस्या न आए। इसमें हम करते हैं नंबर 1, उपकरण के अंदर एक बात क्या आ जाती है? पर्सन के अंदर, और तरीका कैसा होना चाहिए उसके मूल्यांकन के हिसाब से उसका, जो एक प्रश्न के अंदर देखा जाए परीक्षा, क्या बात आ जाती है? परीक्षा एक मूल्यांकन के तौर पर हम पत्र या प्रश्न करेंगे तो इसका एक तरीका देखा जाए, मूल्यांकन के आधार पर एक परीक्षा लेनी होती है, उसके हिसाब से विद्यार्थियों की मूल्यांकन अच्छी तरह करते हैं।
और दूसरी बात देखा जाती है अवलोकन, नंबर दो में क्या जाती है अवलोकन। अवलोकन के अंदर बातें आ जाती है जो दत्त कार्य में क्या जाता है, अवलोकन के हिसाब से उसका तरीका जाए दत्त कार्य जैसे हमने स्टूडेंट को होमवर्क दे दिया या अपनी प्रश्न पत्र के हिसाब से कुछ काम दे दिया, उसका एक रिजल्ट देखा जाए, उसका अवलोकन किया जाए, उसके हिसाब से वहां पर एक मूल्यांकन हो जाता है कि उसके विद्यार्थियों को जो प्रश्न के हिसाब से अवलोकन के हिसाब से या तरीका देखा जाए परीक्षा या दत्त कार्य है जो एक होमवर्क के हिसाब से कह सकते हैं, ये बातें एक मूल्यांकन के तौर पर थोड़ी सरल हो जाती है। फिर आगे नंबर 3 में क्या आ जाती है परीक्षण। जो परीक्षण और उपकरण के हिसाब से तो हमने एक ले लिया परीक्षण, जो एक तरीके के हिसाब से हम क्या लेते हैं ये बातें एक तो वहां पर देखी जाए प्रतियोगिताएं, क्या बातें आ जाती है प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं के अंदर बातें क्या आ जाती है कि उसके अंदर वहां पर एक हिसाब से परीक्षण लिया है, परीक्षण के हिसाब से उसके तरीके हैं, जो प्रतियोगिताएं के बारे में देखा जाए उसको अलग अलग वहां पर प्रतियोगिता करवाई जाएगी, प्रतियोगिता करवाने के बावजूद उसका वहां पर रिजल्ट निकाला जाए तो उसके अंदर कितने उसके मार्क्स आते हैं या कितने उसके रिजल्ट के हिसाब से नंबर आते हैं, तो एक मूल्यांकन के तौर पर उसका एक सरल कार्य हो जाता है। और दूसरी बात 4 नंबर में बातें आ जाती है संचित अभिलेख। संचित अभिलेख में अपनी एक हिसाब से कहा जाए परियोजना बना सकते हैं, तरीके के अंदर देखा जाए परियोजना। परियोजना के अंदर देखा जाए कि संचित अभिलेख एक मूल्यांकन के तौर पर हमने ले लिया, जो इसका ये भाग होता है 4 नंबर, और तरीके के हिसाब से हमने परियोजना एक प्रारूप के तौर पर, जैसे कोई प्रोग्राम है या कोई फंक्शन होता है या कोई जैसे टीम आने वाली है संस्था के अंदर, चेकिंग के हिसाब से कह सकते हैं या एग्जाम चल रहे वहां पर अप्लाई कह सकते हैं, उसके हिसाब से या कोई एग्जाम होने वाली है या कोई सुविधा करने वाली, उसके लिए हम एक परियोजना तैयार करेंगे। उसके लिए जो क्रम के हिसाब से ऐसा ना हो जो एक नंबर आ गया उसके बाद में क्या तो इसके हिसाब से वो क्रम में सही नहीं हो पाता है। जो क्रम वाइज के हिसाब से 1 2 3 और 4 5 इसके हिसाब से जो परियोजना है एक क्रम वाइज चलती रहेगी, इसका प्रारूप के तौर पर हम पहले उसकी योजना बना लेंगे ताकि एक मूल्यांकन के तौर पर देखा जाए तो उपकरण और तरीके उसको करने में आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद में 5 नंबर पोर्टफोलियो। 5 नंबर के अंदर बातें क्या आ जाती हैं 5 नंबर पोर्टफोलियो। तो इसके अंदर देखा जाए 5 नंबर के उपकरण के अंदर हमने ले लिया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को एक तरीके के माध्यम से उसका क्या मानेंगे कि एक मूल्यांकन के तौर पर तरीके में बहस कर सकते हैं। 5 नंबर में क्या बात आ जाती है जो बहस, इसका एक उपकरण ले लेते हैं जो
मूल्यांकन के तौर पर ले लिया, लेकिन उसका तरीका, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या रहता है, जो एक बहस के रूप में बन जाती है। बहस के रूप में करने के बाद में इसका रिजल्ट क्या रहता है, जो एक मूल्यांकन के तौर पर उसका आंसर आ जाता है, तो उसका एक रिजल्ट निकल पाता है, वो एक बहस के रूप में आ जाती है। फिर आगे 6 नंबर विषय विशेष। 6 नंबर विषय विशेष। विषय विशेष के अंदर जो उपकरण के हिसाब से हमने ये 6 नंबर ले, क्योंकि एक विषय विशेष की बातें लेते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसका एक तरीके के तौर पर हम क्या बातें लेंगे, जो समूह चर्चा। समूह चर्चा, समूह चर्चा एक सामूहिक रूप से मीटिंग बुलाना, या जो संस्था के हैं या परिवार के सदस्य हैं उसको बैठ करके कोई बातचीत करना या किसके बारे में कोई समझौता करना, ताकि उसका रिजल्ट क्या रहता है वो एक मूल्यांकन के तौर पर भी आ जाती है। जैसे गतिविधियां, समूह चर्चा का दूसरा भाग देखा जाए गतिविधियां। तो समूह चर्चा उसकी गतिविधियां के अनुसार वहां पर उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन के तौर पर जो स्तर मूल्यांकन करवाया गया था उसके हिसाब से ये टॉपिक पूरा हो चुका है। और इसके बाद उपकरण के हिसाब से करवा दिया और तरीके भी बता दिए कि हम एक उपकरण लेते हैं जो मूल्यांकन के तौर पर इसके तरीके क्या हो सकते हैं या उसके उपकरण क्या हो सकती है, ये सारी बातें आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझा दी गई है। फिर आते हैं इसके भाषा के विभिन्न कौशलों। भाषा के विभिन्न कौशलों भाषा के विभिन्न कौशलों तथा पहलुओं के मूल्यांकन। पहलुओं के मूल्यांकन, तो भाषा के विभिन्न कौशलों पहलुओं के मूल्यांकन देखा जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसी इकाइयां आ जाती है जो उसको एक रिजल्ट की तरफ ले जाती है कि उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जैसे हमने पहली इकाई में उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। हुए उद्देश्य कौशलों के विकास, रचनात्मक तथा सामाजिक सांस्कृतिक के हिसाब से वहां पर अलग अलग इसका रिजल्ट रहता है, तो इसके संदर्भों को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। और उनमें से कुछ का मूल्यांकन लिखित तरीकों से भी किया जाता है, कुछ का मूल्यांकन एक लिखित तरीकों से भी किया जाता है कि इसमें कोई समस्या न आए, जो लेकिन कुछ लिखित रूप में नहीं किया जा सकता। गैर व्यापक और गैर स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली में भाषा में उन विभिन्न कौशलों तथा पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देता जो लिखने से संबंधित है। इस कारण उस मूल्यांकन प्रणाली के हिसाब से उनके दायरे में भाषा शिक्षण के एक अन्य पहलू जैसे उद्देश्य बाहर रह जाते हैं। भाषा शिक्षण के तमाम उद्देश्यों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय करने के लिए मूल्यांकन के दायरे विस्तृत करना अपेक्षित हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक उसको अच्छी तरह दायरे में लेना, उसके मूल्यांकन के साथ वहां पर एक उसको लिखित तरीके से भी उसके भाषा के पहलू को तरीके से समझ सकते हैं। जिससे मूल्यांकन प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों जो प्रेक्षक के हिसाब से होना चाहिए वो एक हमें सही मान सकते हैं। नंबर 2, जो मूल्यांकन प्रक्रिया का परिणाम दोनों पर आधारित होना चाहिए। प्रक्रिया तथा परिणाम
प्रक्रिया तथा परिणाम। इसके अंदर देखा जाए कि इसके अनुसार परिणाम क्या रहता है उसका। तथा परिणाम एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए तो उसका परिणाम क्या रहता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, तो उसका एक मूल्यांकन के तौर पर एक भी उसका अच्छी तरह उसका सक्सेसफुल मिल जाता है तो उसका पता लग जाता है कि उसके पास कितना अनुभव है, तो उसका अनुभव के अनुसार विभिन्न कौशलों के पहलुओं के अनुसार उसका मूल्यांकन हो जाता है। फिर देखा जाए मूल्यांकन के तौर मूल्यांकन से शिक्षक शिक्षिका व शिक्षण तंत्र की शिक्षण शास्त्रीय संदेश मिलनी चाहिए। जो क्या है अलग अलग हमें उसके संदेश मिलने चाहिए। संदेश किस तरह मिल सकते हैं आप, एक उसका अवलोकन के तौर पर आकलन करते हैं जो उसका निर्देश के हिसाब से कह सकते हैं, जो संदेश देना चाहिए। संदेश एक के हिसाब से देखा जाए तो जो निरंतर चलने वाले के हिसाब से, जो प्रक्रिया के हिसाब से मौखिक भाषा में स्थानीयता का प्रभाव क्या रहता है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन संदेश के तौर पर में पता लगाया जा सकता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। भाषा शिक्षण में हम जिन उद्देश्यों को लेकर चले थे उनकी प्राप्ति हुई या नहीं, या पता लगाने के लिए मूल्यांकन का सहारा लिया या नहीं। तो सामान्यतः लोग परीक्षा और मूल्यांकन को एक ही समझते हैं। वास्तव में मूल्यांकन का दायरा परीक्षा से कहीं अधिक विस्तृत है। परीक्षा में विद्यार्थी की सिर्फ संज्ञानात्मक उपलब्धि का ही पता लगाया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनो प्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। उसी के अनुरूप प्रथम वर्ष में शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या इकाई में मूल्यांकन के एवं आंकलन तथा तत्व मूल्यांकन के हिसाब से पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम संक्षेप में भाषा के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन पर समझ बना पाएंगे कि उसके अलग अलग तरीके के हिसाब से उसके उद्देश्य संज्ञानात्मक या भावात्मक क्या है, भावात्मक। ये बातें के तौर पर देखा जाए कि वो एक मूल्यांकन के तरफ है कि नहीं, ये बातें उसकी तरफ ले जा रही है कि नहीं, ये एक मूल्यांकन के तौर पर हमें लेते हैं। फिर आगे का टॉपिक है मौखिक भाषा के विकास का मूल्यांकन। मौखिक भाषा के विकास का मूल्यांकन। तो इसके अंदर जो मौखिक भाषा के विकास का तौर पर देखा जाए, उसका बढ़ता रूप देखा जाए तो उसका मूल्यांकन किस तरह में कर सकते हैं। जो उसके प्राथमिक कक्षा से लेकर के जो उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है, उसके हिसाब से विद्यार्थियों का अलग अलग जो लिया जाता है मूल्यांकन के तौर पर अवलोकन करके उसका मौखिक भाषा के अलग अलग विकास के अनुसार इस भाषा में पता चल जाता है कि उस भाषा के अंदर उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें मूल्यांकन के तौर पर, मौखिक के तौर पर आ जाती है। जैसे मौखिक भाषा के मूल्यांकन पर विचार करने से पहले क्या है, विचार करने से पहले यहाँ में उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है कि उसका रिजल्ट के हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। तथा उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ ही मूल्यांकन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मौखिक भाषा के मूल्यांकन संबंधी जो आधार बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं वो अलग अलग हिसाब से आपको बताए जाएंगे। जैसे नंबर 1 विद्यार्थियों द्वारा, नंबर 1 में क्या आ जाते हैं
जो विद्यार्थियों द्वारा हिंदी भाषा के सभी अक्षरों या शब्दों का उपयुक्त उच्चारण कर पाना। जो अलग अलग उसके शब्द और अक्षर हैं वो उपयुक्त उच्चारण के हिसाब से वो सही यूज कर रहा है नहीं कर रहा, ये भाषा के हिसाब से एक विकास के तौर पर उसका मूल्यांकन हो जाता है। बात नंबर दो में आ जाती है देखी सुनी घटना का मौखिक वर्णन करना। जो अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग जगह पर हम कह सकते हैं या कोई संस्थान के अंदर कह सकते हैं या हमारे आसपास के क्षेत्र में कह सकते हैं, वहां पर जो कोई देखी या सुनी हुई घटना, अपनी आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई घटना को एक मौखिक के रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो सही है कि नहीं, उसने अच्छी तरह वो विस्तार रूप या क्रमवाइज के हिसाब से बताया है नहीं बताया, वो एक मौखिक विकास के तौर पर एक मूल्यांकन किया जा सकता है। नंबर 3 क्या जाते हैं विचारों को व्यक्त करने के लिए उसमें या उसके सहज अभिव्यक्त कर पाना, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, अपने लहजे के हिसाब से, अपनी स्वरवाणी के हिसाब से, अपनी आवाज के माध्यम से स्पष्ट अपनी बातों को जो देखी है सुनी है वो वहां पर बताता है कि नहीं बता पाता, उसके हिसाब से उसका विकास के तौर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे सभी स्वरों और व्यंजनों के साथ नंबर 4 के अंदर क्या है सभी स्वरों व्यंजनों तथा व्यंजन गुच्छों का उपयुक्त उच्चारण कर पाना। जो क्या है व्यंजन के तौर पर उसके अलग गुच्छों के हिसाब से समझा जाए तो उसका वो अच्छी तरह वर्णन कर रहा है, तो एक भाषा के विकास का मूल्यांकन अच्छी तरह हो रहा है। आगे उचित बलाघात, जो अलग अलग